तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है हैंस क्रिश्चियन और स्टेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्रिश्चियन और स्टेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीज को जानना पड़ेगा, दो टॉपिक को, दैट इज इंसुलेटर एंड कंडक्टर। समझिए, इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, हमारा वुड हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। और ग्लास हो गया, ये सब इंसुलेटर होते हैं, इनके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। कंडक्टर में जैसे हमारा वायर हो गया हमारा कंडक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद में एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। तो अगर हम इंसुलेटर की डेफिनेशन को देखें, द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू इट इज नोन एज अ इंसुलेटर, while the substance which allow to pass current through it is known as a conductor। ठीक है, तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा कंडक्टर है तो हमारा वायर भी हो सकता है, ठीक है, आयरन रॉड भी हो सकता है, या एल्युमिनियम रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे कंडक्टर, इस कंडक्टर से पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, पास हो रही है करंट, पास हो रही है। तो इस कंडक्टर के अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेंस और स्टेट एक्सपेरिमेंट, if current pass through a conductor then magnetic field produce around it। समझ आया? अब चलते हैं इनको एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट में था क्या? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैटरी ली थी, एक कंडक्टर लिया था। ठीक है, ये जो हम दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, और क्या लिया था? कंपास लिया था। ठीक है, अब समझिए कंपास का यूज कहाँ होता है? एक कंपास का यूज अर्थ में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। तो होता है, अर्थ हमारा एक मैग्नेट है, अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके पास दो पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो जो हमारा कंपास की नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होती है, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ magnetism। The needle of a compass is always pointed in the direction of north and south due to earth magnetism। ठीक है, इनका कंपास का निडल का डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब उसे एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इन कंपैरिजन टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझ आया? चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या किया जाएगा? बैटरी के एक एंड को कंडक्टर के एक एंड से कनेक्ट किया, और बैटरी के दूसरे टर्मिनल को कंडक्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट किया गया। जैसे सर्किट कंप्लीट हुई, कंडक्टर हमारा क्या हुआ? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और जैसे कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो उसके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उसके दो पोल भी जनरेट होंगे, तो एक साइड बनता है नॉर्थ पोल, एक साइड जनरेट होगा हमारा साउथ। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो पहले हमारा कंपास निडल ये वर्टिकल पोजीशन में था, इस पोजीशन में नहीं, फिगर में भी देखिए, हाँ इसी पोजीशन में, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पर अभी इसे एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है जो प्रोड्यूस हुई है इस करंट करिंग कंडक्टर के अराउंड। सो ए कंपास नीडल हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होके हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया। समझ है? तो जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ वो हुआ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट करिंग कंडक्टर। तो यही इंडिकेट किया किसी भी कंडक्टर से, ये एक्सपेरिमेंट यही इंडिकेट किया किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं कुछ टॉपिक हमने लिखा है। और एक्सपेरिमेंट डिमोस्ट्रेट दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कंडक्टर
देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, हमने आपको बताया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये भी दोनों चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं। ठीक, अब शॉर्ट में बताऊं तो अगर किसी वायर से या किसी कंडक्टर से करंट पास होगा तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यही है हमारा हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, सिंपल लॉन्ग ब्रिज में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? चलिए हम सपोज कर लेते हैं हमारा बार मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट। इसके नॉर्थ पोल हो गया, हम इसके साउथ पोल हो गया। इस बार मैग्नेट के अराउंड हम एक इमेजिनरी एरिया लेते हैं। चलिए हम एक एरिया इमेजिनरी ले लें, ये हमारे एक एरिया अराउंड दिस बार मैग्नेट। अब हम कुछ पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। हमने 4 पॉइंट प्लॉट किए। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज याद करिए, गौर करिए, अगर हम आयरन नेल को मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो मैग्नेट उस पर एक फोर्स लगाता है और आयरन नेल होता है वो मैग्नेट की ओर मूव करता है। समझा? ठीक, अगर हम आयरन नेल को पॉइंट ए पर अब पॉइंट बी पर प्लेस करेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। पर जैसे हम पॉइंट सी और पॉइंट डी पर आयरन नेल को प्लेस कर रहे हैं, आयरन नेल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। और फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये मैग्नेट अप्लाई कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट सी और पॉइंट डी पे आयरन प्लेस होगा वो प्लेस्ड होगा, वो अपने प्लेस से मूव करके मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरफ मूव करेगा और उसके बॉडी से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ब्लू सर्कल एरिया रिप्रेजेंट करता है, इसी एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको अगर शॉर्टेस्ट डिफिनीशन में समझाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है, किसके अराउंड? मैग्नेट के अराउंड, जहां मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब डिफिनीशन मैंने क्या लिखा है? द स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा स्पेस जहां मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती हो या हम मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी एसआई यूनिट होती है टेस्ला होती है, और स्मॉल यूनिट क्या होता है? गॉस होता है। जैसे हमारी लेंथ होती है, हमारा लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है पता है आपको? मीटर होता है। मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट होता है। और सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्मॉलर यूनिट होते हैं। उसी प्रकार एसआई यूनिट मैग्नेट की टेस्ला होती है, स्मॉलर यूनिट गॉस होती है। और 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 5 गॉस। ये आपको याद कर लेना है सिंबल। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 5 गॉस। अब समझिए, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। आप दो चीज को ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी के साथ के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अभी नहीं समझ आ रहा है? आ जाएगा अच्छे से। अभी आप इतना समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब समझिए, हमारे पास एक बार मैग्नेट है। सपोज करिए हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है। और ये जो हमारा रेड सर्कल है बार मैग्नेट के अराउंड, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। समझा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती है। द इमेजिनरी लाइन विच डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ आ गया? तो डिफाइन कैसे करेंगे? आप समझ आता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पे क्या होती है? इंड होती है। देखिए यहाँ नॉर्थ पोल से लिंक लिखेंगे, कहाँ पर इंड हुई? साउथ पोल पे। ठीक है, तब चले हम आपको समझाते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड इज साउथ पोल।
ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन इट्स साउथ पोल। ठीक है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती है। कैसे समझो, जैसे हमारा मैग्नेट बार मैग्नेट होगा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल पे क्या होती है? इंड होती है। इंड नहीं होती, मैग्नेट के अंदर इमर्ज हो जाती है। अब फिर मैग्नेट के अंदर वो उसी पाथ को रीअटेन कर लेती है। तो एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगे नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये भी समझ आ गया। अब देखिए, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती बिकॉज दे मूव टूगेदर विदाउट ओवरलैपिंग और टचिंग ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में मूव करती हैं। जैसे हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड हम और ड्रॉ करें तो ये इसके सराउंडिंग में मूव होगी, इसके इसके साथ, पर ना इसे टच करेगी ना इसे ओवरलैप करेगी। टच, ठीक है, हालांकि फिगर में टच हो गया पर टच नहीं करती। ठीक है, आप समझे। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, वो क्या होती है? मैग्नेट के अंदर पैरेलल होती है और मैग्नेट के बाहर नॉन पैरेलल होती है। समझो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। दो लाइन पैरेलल लाइन कब कहलाएंगी? देखिए, हमारे पास एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, ठीक है। दिस इज L1 लाइन एंड दिस इज L2। L1 L2 लाइन तभी पैरेलल कहलाएंगी जब इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे हर एक पॉइंट पे। मतलब नहीं समझा कि अगर इन दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है तो हम यहाँ पर भी चेक करें 3 मीटर आए, यहाँ पर भी चेक करें 3 मीटर आए, यहाँ पर भी चेक करें 3 मीटर, यहाँ पर भी चेक करें 3 मीटर। ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है तभी उस लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। हाँ, अब चलिए आपको फिगर में देखिए। चलिए हम दो इमेजिनरी एरिया लेते हैं, ठीक है। हम एक इमेजिनरी एरिया यहाँ पर ले रहे हैं और एक इमेजिनरी एरिया यहाँ पर ले रहे हैं। अब देखिए, ये दोनों हमारी फील्ड लाइन है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पर देखिए एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे ये दोनों लाइन के बीच में एरिया कम है नहीं, तो हमारा इसलिए तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन ही कहलाएंगी। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर क्या होती है? नॉन पैरेलल होती है। अब चलिए मैग्नेट के अंदर देखें, अगर एक एरिया हम यहाँ पर सपोज करें और एक एरिया साउथ पोल पे सपोज करें, देखिए दोनों जगह पर दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है ना, तो इससे इंडिकेट हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर पैरेलल होती है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए हमारा थर्ड पॉइंट था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे मूव टुगेदर विदाउट टचिंग और इंटरसेक्टिंग ईच अदर। समझ आया? बट दे आर पैरेलल इनसाइड द मैग्नेट। इसका भी रीजन समझ आ गया। अब चलिए, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्राउडेड होती है, उनकी डेंसिटी हमारा पोल के पास ज्यादा होती है। देखिए, एक रीजन हमने यहाँ पर लिया, एक इमेजिनरी एरिया हमने यहाँ पर सपोज किया। अब इस एरिया, जो एरिया हमारा बी है, दिस इज एरिया ए, तो एरिया बी पे देखें तो हमारी दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जब एरिया हम ए पे देखते हैं तो दो से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इससे यही इंडिकेट हुआ कि जो हमारे पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, और अवे फ्रॉम द पोल डेंसिटी इज अ लो। तो the density of magnetic field line is more near the pole and less away from the pole. It's indicate that magnetic force are more stronger near the pole. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ ज्यादा होंगे? पोल के पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। द क्राउडेड नियर द पोल विच इंडिकेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा फील्ड लाइन ड्यू टू करंट करिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हमने आपको कंडक्टर समझाया। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करे करंट को उसके ऊपर से या उसके थ्रू पास होने को, वही होता है हमारा कंडक्टर। एग्जाम्पल हमने बताया था कॉपर वायर, आयरन रॉड, एल्युमिनियम रॉड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे कंडक्टर होते हैं। और स्ट्रेट, ऐसे कंडक्टर जो स्ट्रेट हो, जैसे हमारे वायर है, ब्लैक वायर है, ये स्ट्रेट है नहीं, इन्हें स्ट्रेट कंडक्टर बोलेंगे। अब करंट करी कंडक्टर मतलब कि अगर किसी, ठीक है, अब अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो उसे बोलेंगे करंट करिंग कंडक्टर। अगर वो कंडक्टर स्ट्रेट है तो उसे बोलेंगे करंट करिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वायर, दिस इज अ ब्लैक कलर वायर एंड करंट इज पासिंग थ्रू इट।
सो वी कॉल इट एज अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज को जान लेना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा सर्कल वन है, दिस इज सर्कल वन, इसका सेंटर हमारा ओ है, हम एक सर्कल और ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज सर्कल टू, इस सर्कल का टू का भी सेंटर क्या है, ओ ही है, एक हम सर्कल और ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज सर्कल थ्री, इस सर्कल का भी सेंटर क्या है, ओ है। तो जब दो या दो से अधिक सर्कल का सेंटर सेम हो जाए तो उन सर्कल के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। When two or more than two circle have a common center, then they are known as a concentric circle। अब समझ आए? अब देखो, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, वो किस फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर होता है वो किस पे लाई करता है, वो लाई करता है वायर पर। ठीक है, जैसे हमारा ये वायर हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर होगी। समझ आए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा वायर होगा एक ढेर सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से बना होगा कि नहीं। ठीक है, तो हर पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी। होगी कि नहीं, हाँ होगी। जैसे मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक हम पॉइंट भी लेते हैं, हाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल whose center lie on a wire। ठीक है, तो स्ट्रेट अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके हर एक पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी किस फॉर्म में रहेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रहेगी। और उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर उस वायर पर लाई करेगा। ठीक है, देखिए फिगर, देखिए इस फिगर, ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है कि नहीं, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर ये है कि नहीं, ये सेंटर किस पर लाई कर रहा है, वायर पर लाई कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा सर्कल है, सॉरी ये हमारा जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, बी। मतलब ये हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कैपिटल बी। आज जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक किस पे डिपेंड करता है, करंट, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो समझो, इसको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये होता है पहला। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम करंट को बढ़ाते हैं, मान लीजिए अमाउंट ऑफ करंट, वायर में जितना करंट मूव कर रहा है उसके अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर अमाउंट ऑफ करंट को डिक्रीज करेंगे तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगी। तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमारा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ वायर। ठीक है, अच्छा मान लो सब पॉइंट सपोज करते हैं, समझो ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर हमारा कभी कितना मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला हमारा पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड है। और इस वायर से हमारा 3 एम्पेयर की करंट मूव कर रही है। कितना, 3 एम्पेयर की करंट मूव कर रही है। अगर इस वायर में हम 3 एम्पेयर की करंट को इंक्रीज करके अगर हम 5 एम्पेयर कर दे रहे हैं तो हमारा ये जो करंट मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मे बी इंक्रीज होकर 2.1 बने या 2.2 बने या 3 टेस्ला बने, पर इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम करंट 3 एम्पेयर से कम करके 1 एम्पेयर कर देंगे तो पॉइंट ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला थी वो भी कम होगी, क्या हो जाएगी, 1 टेस्ला होगी, या हमारा 1.5 टेस्ला होगी, या 0.5 टेस्ला होगी, कम होगी पक्का। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है। तो पहला रिलेशन समझ आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब आते हैं दूसरा हमारा होता है जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का,
जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। आर को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इस आर को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। आप सबसे पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम अगर आर को इंक्रीज करेंगे, आर को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और अगर आर को हम डिक्रीज कर दे रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मतलब समझ आया कि आपको, कि अगर एक को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो अगला वाला इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इसी को हम इंक्रीज करें तो अगला वाला डिक्रीज हो रहा है, तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज ऐसा होगा। तो इसे बोलते इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस टाइप के रिलेशन को बोलते इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वायर से डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर वायर से हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी वेट अ मिनट, अगर हम वायर से डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, वायर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। और वायर से डिस्टेंस को कम करते हैं, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट है और वायर के हम पास लेते जा रहे हैं, उसको उस पॉइंट को वायर के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वायर से उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। चलो अच्छा, आप एग्जांपल समझाता हूँ, आराम से एग्जांपल लेता हूँ एक। सॉरी वेट अ मिनट। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। देखिए मान लीजिए हमारे ये वायर है, इससे हमारा क्या करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम कुछ दो पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट बी है। अब बताइए अगर आयरन नेल को हम पॉइंट ए पर प्लेस करेंगे तब उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी पॉइंट बी पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा था कि अगर किसी वायर से, मान लीजिए वायर है, इससे हमारा आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी नहीं। हम दो पॉइंट को सपोज करें, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। आप बताइए किस पॉइंट पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी? ऑब्वियसली हमारा पॉइंट ए पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? कि जो पॉइंट ए है वायर के ज्यादा पास है। अब पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। क्यों? पॉइंट बी हमारा वायर से ज्यादा दूर है। तो अगर पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वायर से कम है, तो डिस्टेंस हमारा कम है कि नहीं, रेड वाला पार्ट, तो डिस्टेंस हमारा कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पर ज्यादा भी है। अब दूसरा पॉइंट पर आइए, जो हमारा पॉइंट बी है उसकी डिस्टेंस वायर से ज्यादा है, ब्लू पर। ब्लू हमारा क्या इंडिकेट करता है? जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की कम होती है। अब पॉइंट बी पर रियली मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो आपको समझ आया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट करिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, and the center of a concentric circle is lie on the wire, and magnitude of magnetic field produced by current carrying straight conductor is directly proportional to current flowing through the wire and inversely proportional to distance from the wire। समझ आए? इतना आपको माइंड में रखना है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, स्ट्रेट वायर है, उस वायर से अगर करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जनरेट होती है नहीं। हमने इतना पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इस जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इसका मैग्नीट्यूड करंट पर और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पर डिपेंड करता है। दो चीज पर है। और थर्ड चीज हमने क्या पढ़ेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया था, वही रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। वो रूल का नाम क्या है? राइट हैंड थंब रूल। तो ये रूल ये कहता है कि अगर आप करंट करिंग कंडक्टर को अपने हाथ के ग्रिप में इस तरह होल्ड करो, इस तरह पकड़ो कि जो हमारा थंब हो वो क्या इंडिकेट करे? डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो उस केस में हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और समझते हैं क्या। ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा करंट करिंग कंडक्टर है। इसमें हमारा थंब, अंगूठा जो थंब है किधर इंडिकेट कर रहा है? अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या भी? अपवर्ड। तो हमारा इस केस में अंगूठा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है नहीं।
तो हम कर्ल ऑफ फिंगर को ऑब्जर्व करें तो कर्ल ऑफ फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक वाइज है। अब चलिए दूसरा केस में देखिए, हमारा जो थंब है डाउनवर्ड डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा कर्ल ऑफ फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है इसमें, इस केस में क्या है, क्लॉकवाइज। देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है नहीं, यहाँ क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब आते हैं इसके डिफिनेशन पर। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इफ यू होल्ड द करंट करिंग कंडक्टर कहिए, करंट करिंग वायर कहिए, इन ए grip of your right hand in such way that the thumb point in the direction of current, then curl of finger give direction of magnetic field। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना कि हमें राइट हैंड ही लेना है, राइट हैंड ही लेना, लेफ्ट हैंड ले लेंगे तो डायरेक्शन गलत निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा। और इस तरह उसमें कंडक्टर को होल्ड करना पड़ेगा कि अंगूठा हमेशा करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तब ही हमारा कर्ल ऑफ फिंगर, जो फिंगर का कर्ल होगा वो क्या डिफाइन करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, अब सर्कुलर लूप क्या होता है आप समझिए। अब जैसे हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है, तो इससे करंट पास होता है, इसे बोलते हैं करंट करिंग स्टेट कंडक्टर। आप इसी स्टेट कंडक्टर को हम कैसा एक शेप देते, एक सर्कुलर लूप का शेप देते, ऐसा शेप में कंडक्टर है, वायर है, इसको ऐसा शेप दे सकते हैं, नहीं करंट यहां से एंट्री करेगा, यहां से एग्जिट करेगा, तो इसे वो क्या बोल देंगे, करंट करिंग सर्कुलर लूप बोल देंगे या सर्कुलर लूप बोल देंगे। ठीक है, आप बताइए, ये अब मुझे एक बात बताइए कि जो करंट करिंग स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड था वो किस फॉर्म में था, कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में था, नहीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में था कि नहीं। तो इसी स्टेट करंट करिंग कंडक्टर को हमने किसका शेप दिया, किसका शेप दिया, सर्कुलर लूप का। तो सर्कुलर लूप पर भी ईच पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी किस फॉर्म में होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगी, सारे पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में होगी। हाँ, तो आपको ये याद करना है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर लूप आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए, आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, अब बस आपको एक चीज और दिमाग में याद रखना है, जैसे हमारे सर्कुलर लूप है नहीं, इस पॉइंट पे हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया, नहीं एक सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल एंड दिस इज थर्ड सर्कल। जैसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते जा रहे हैं, सर्कल लार्ज होता जा रहा है, और धीरे धीरे इस साइड से भी सर्कल लार्ज होता जाएगा, सेम कंडीशन इस साइड से भी होगा। ये मतलब इस पॉइंट पे भी सर्कल को अगर हम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सर्कल को इंक्रीज करेंगे, तो सर्कल हमारा धीरे धीरे स्ट्रेट हो रहा है। तो एक ऐसा केस आएगा कि हमें अपीयर होगा कि सर्कल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक सर्कुलर, एक सर्कुलर, दिस सर्कुलर, ये जो हमारा सर्कुलर क्वाइल है, इसके सेंटर पर क्या अपीयर आएंगे, स्ट्रेट आएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर स्ट्रेट इन अ सर्कुलर लूप। तो आपको क्या याद रखना केवल कि जब करंट हमारा सर्कुलर लूप से पास होगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ईच एंड एवरी पॉइंट पर किस फॉर्म में होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी। एक्स्ट्रा आपको क्या ऐड करना है कि सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट अपीयर होती है, स्ट्रेट नहीं होती, अपीयर होती हैं, स्ट्रेट दिखती हैं, होती नहीं है, रियल में स्ट्रेट नहीं होती है, पर हमें दिखती है स्ट्रेट है। देखिए अपीयर स्ट्रेट लिखा है, अपीयर स्ट्रेट। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मतलब क्या होता है आप समझिए, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, वायर है, ये हमारा वायर है, कॉपर वायर है, नहीं इसे करंट पास हो रहा है। अब इस पे हम इसे इंसुलेट कर दें, मतलब इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर लगा दें। जैसे आपके घर में एक वायर आता है तो देखते हैं उसके ऊपर से प्लास्टिक लगा होता है, रबर या प्लास्टिक लगा होता है, उसके अंदर का वायर होता है, तो उस टाइप वायर को बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो हमारा क्या बन गया, एक कॉपर वायर था और उसे इंसुलेट कर दिया तो बन गया इंसुलेटेड कॉपर वायर। जब हम इंसुलेट कॉपर वायर के एक हॉलो सिलेंडर पर रैप करें, मतलब लपेटे, जैसे हमारा हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने लपेटना स्टार्ट करेंगे, ऐसे लपेटना स्टार्ट कर दिए, लपेट के निकाल दिए।
अब फिर हम सिलेंडर को रिमूव कर देंगे, जैसे हम सिलेंडर को हॉलो सिलेंडर को रिमूव कर देंगे तो ये ऐसा शेप ले लेगा कि नहीं, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा ऐसा शेप ले लेगा कि नहीं, इसी शेप को बोलते हैं सोलेनॉइड, इसी शेप को बोलते हैं सोलेनॉइड। यहाँ से करंट एंट्री करेगा, यहाँ से करंट हमारा क्या करेगा, एग्जिट करेगा, इसी को बोल दिया गया है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की डिफिनेशन क्या हुई, a solenoid is a coil consisting large number of circular insulated wire, these turn wrap closely to form a cylinder। और इजी डिफिनेशन बताऊं आपको, when a insulated copper wire wrap, लपेटा मतलब wrap in the form of a hollow cylinder, then it is known as a solenoid। जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे लपेटें कि वो हॉलो सिलेंडर का शेप ले ले तो उसे क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। अब देखिए, अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। अब बताइए, जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है एग्जैक्ट सिमिलर होती है जो हमारी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए सोलेनॉइड की है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारी मैग्नेट नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, और साउथ पोल पर क्या हो रही है, इंड हो रही है। नॉर्थ पोल से इमर्ज हुई, साउथ पोल पे इंड हुई, फिर मैग्नेट के अंदर वो कंटिन्यू उसी पाथ को कंटिन्यू कर ली से। तो एग्जैक्ट ऐसा केस हमने बार मैग्नेट का भी पढ़ा था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की एग्जैक्ट सेम होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है ये, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड आर सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब बताइए, बार मैग्नेट में दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह है, एग्जैक्ट उसी तरह है, तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में भी एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। हाँ, तो देखिए ये नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या पाया जाता है, एक नॉर्थ पोल पाया जाता है, एक साउथ पोल पाया जाता है। अब सेकंड बात आपको क्या याद करनी है, हमने पढ़ा था, सेकंड थिंग हमने पढ़ा था कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल होती तो इसका क्या फायदा होता होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल हो जाती हैं या बार मैग्नेट के अंदर पैरेलल हो जाएंगी तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट होगा। नहीं समझा, जैसे सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर यहाँ जो हम इस कलर से डिफाइन कर रहे हैं, ब्लैक कलर से, जो हम ब्लैक कलर से रीजन डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारे इस रीजन के अंदर, इस सारे रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कांस्टेंट होगी। कहीं पे भी देखिए तो कांस्टेंट, मान लीजिए तीन टेस्ला है तो हर एक पॉइंट पर इस सिलेंडर के अंदर, इस स्पेस के अंदर या इस सोलेनॉइड के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, 3 टेस्ला। समझा, सेम एग्जैक्ट होता है बार मैग्नेट पे। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती, इसका मतलब बार मैग्नेट के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं सोलेनॉइड में। अच्छा, एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देता हूं कि हम सोलेनॉइड में कैसे पता करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, क्योंकि बार मैग्नेट तो हमें डिफाइन होता है कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट के मूवमेंट कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, क्लॉकवाइज, तो उस टाइप क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस साइड क्या बन जाएगा, साउथ पोल। समझ आया। अब देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, ये सेंटर होता है। तो इस केस में जो हमारी नीडल होती है तो ऐसे मूव करती है नहीं, आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, तो इससे ऐसे मूव करते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसका अपोजिट डायरेक्शन यही होगा कि नहीं, इसका अपोजिट डायरेक्शन हमारा यही होगा कि नहीं, दिस वन, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हमारा करंट है, करंट ऐसे आ रहा है, इस केस में देखिए करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तो करंट हमारे यहाँ ऐसे है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल जो होता है, साउथ पोल। देखिए साउथ पोल है, यहाँ पर देखिए करंट, अब करंट हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ करंट हमारा करंट हमारा ऐसे हुआ होगा, ऐसे कि हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया।
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल हो गया। नहीं समझ आया? ठीक, अब समझिए, जैसे हमारा करंट यहाँ से एंट्री किया, ऐसे फिर मूव करके ऐसे गया, ये कौन से डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज हुई कि नहीं, तो क्लॉकवाइज की तरह क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब इस केस में देखते हैं, अब हमारा करंट क्या हो गया, ऐसे, ठीक है, तो जो हमारा रेड वाला है, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या होगा, जो हमारा करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी कैसे बन जाएगी, ए ऐसे मैग्नेट के नीचे जाएगा, ऐसे हो रही होगी नहीं, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पर देखिए, ऐसे जाके ऐसे ऐसे हो गई होगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, हमारा साउथ पोल हो जाएगा कि नहीं, समझ आए? हालांकि सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है, अगर कभी एग्जाम में पूछ लेगा, करेंगे डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, करेंगे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर सोलेनोइड में है तो साइड क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। अब आते हैं हमारा कि हम सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सोलेनोइड की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, उसको मैग्नीट्यूड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने का दो तरीका है, ठीक है। मैग्नीट्यूड समझ गए, जैसे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी तो कुछ तो मैग्नीट्यूड होगी, ए मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, बी है, बी, बी कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सोलेनोइड में अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज, पहला क्या, बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड। अगर सोलेनोइड में 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, हमने 10 एम्पेयर कर दिया, तो हमने करंट को इंक्रीज किया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, इसका मतलब नहीं समझ, जैसे अभी इस सोलेनोइड में कितने टर्न्स लगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्न्स लगे नहीं, 7 टर्न्स लगे। अगर इस 7 टर्न्स को हम 10 टर्न्स के में कर दें, तो हमने 3 टर्न्स इंक्रीज किया, तो जो अगर इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर 7 टर्न्स को हम 3 टर्न्स में ला दें, तो हमारा क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा एग्जांपल क्या है कि ये जो सोलेनोइड, तीसरा वे क्या है, तीसरा तरीका क्या है, ये जो सोलेनोइड है इसके सेंटर पर हम क्या प्लेस कर दे, आयरन नेल। जैसे सोलेनोइड है, इसके सेंटर पर हमने आयरन नेल प्लेस कर दिया, सॉफ्ट आयरन नेल, सॉफ्ट आयरन नेल, सॉफ्ट आयरन मतलब प्योर आयरन। सॉफ्ट, जो हमारा आयरन होता है प्योर नहीं होता, जो हम डेली यूज में आयरन को यूज करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म आयरन के पास हार्डनेस नहीं होती, उसमें हम कुछ परसेंट कार्बन ऐड करते हैं ताकि उसे एक हार्डनेस मिले। तो अगर हम सॉफ्ट आयरन मतलब प्योर आयरन इंसर्ट करें, अगर इसमें सॉफ्ट आयरन इंक्रीज कर दें, आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल, मान लीजिए हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला है, हमने इसके अंदर एक क्या सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया, तो ये 3 टेस्ला से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और 6 भी हो सकती है, हो जाएगी, मगर इंक्रीज कर जाएगी। समझ आया? अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट करिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हमारा कोई करंट करिंग कंडक्टर है, करंट करिंग कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास हो रहा है, उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगती है, उसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो मैं आपको ऐसा अच्छे से समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए हमारे पास 2 मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। हमने यहाँ पर एक करंट करिंग कंडक्टर प्लेस किया, हमारा क्या कंडक्टर है, इससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी नहीं, देखिए इसके अराउंड भी तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर जनरेट होगी, इस करंट करिंग कंडक्टर कह रहा हूँ, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ 2 मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक करंट करिंग कंडक्टर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहां पे करंट करिंग कंडक्टर प्लेस्ड है। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी इंटरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई होगा इस कंडक्टर पर, इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, हम इस पर क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, उसी फोर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी फोर्स को पढ़ने जा रहे हैं। और जो फोर्स एक्ट करेगा उसे निकालने का फार्मूला होता है F = I BL sin थीटा, F = I BL
साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो, अब एक चीज आप देखो, आई मतलब क्या हो, करंट फ्लोइंग इन द वायर, बी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर हम प्लेस किए मैग्नेटिक फील्ड उसके लेंथ, और साइन थीटा, थीटा समझो, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी एंड एल, बी एंड एल, ठीक है। बी मतलब क्या, बी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इसके मतलब ए एंगल, एंगल हमारा थीटा हमारा क्या हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, थीटा हमारा ए हो जाएगा। जैसे हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कर देते हैं एक्स्ट्रा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, और ये हमारा कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ हो गया, तो ए वाला एंगल, ए वाला एंगल इसे बोलते हैं थीटा। आप समझा, अब ठीक है, अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कुछ आपको दो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारा करंट कितना, मान लेते हैं केस मान ले यहाँ का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर करंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 टेस्ला है, और हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल कितना हमारा 5 मीटर, सब 5 मीटर है। तो अगर हम पहला केस लेंगे, अगर हमारा ये जो हमारा कंडक्टर है पैरेलली रखा गया, जो हमारा कंडक्टर प्लेस्ड होगा पैरेलली, PLACED, प्लेस्ड पैरेलली, पैरेलली। आप समझो, जब हम प्लेस पैरेलली करेंगे तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या F इक्वल टू क्या होगा, IBL साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। हमारा F निकालना, F हमारा I कितना 5 है, B कितना है 5 है, L कितना है 5 है, 5 है। अब ठीक है, साइन थीटा, साइन लिखो, अब थीटा कितना है। अब बताइए, जो हमारा एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक नहीं, जो रेड वाला कंडक्टर है वो कैसा रखा गया, पैरेलली रखा गया, मतलब ऐसे प्लेस किया गया, रेड वाला कंडक्टर हमारा ऐसे प्लेस किया हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, ऐसे भी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो हुआ नहीं, तो हमारा थीटा इस केस में कितना हुआ, जीरो हुआ कि नहीं, थीटा हमारा क्या होगा, जीरो, तो हम यहाँ साइन जीरो रखेंगे, ठीक है। अब बताए एफ इक्वल टू क्या होगा, 125 इंटू साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो हमारा फोर्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। हमें क्या समझ आया, अगर करंट करिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसे पैरेलली रख देंगे, तो उस पर करंट कितनी लगेगी, जीरो करंट लगेगी। फिर कितना भी उसे करंट पास हो रहे, कितना भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो, कितनी भी लंबी हमारा कंडक्टर हो, वो मैटर नहीं करेगा, उस पर रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगी वो क्या रहेगी, जीरो। अब ठीक है, तो मिनिमम फोर्स कब लगेगी, जब पैरेलली प्लेस्ड होगा। अब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, आप ये समझो, ये भी बता रहा हूं। देखो, जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू वो क्या होता है, आगे हम बताते हैं। वो जीरो से 90 के बीच में क्या होता है, इंक्रीज होता है। जीरो से 90 के बीच में क्या होगा, इंक्रीज, जीरो से 90 के बीच में वैल्यू इंक्रीज होती है, और 90 के बाद 90 टू 80 उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, जीरो पर होगी या 180 पर होगी, ठीक है। देखिए, अगर पैरेलली प्लेस करेंगे, अगर ऐसे रख देंगे तो हमारा तब 0 डिग्री आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे प्लेस कर देंगे तो हमारा साइन 180 कितना हो जाएगा, थीटा 180 हो जाएगा, तब भी तो जीरो ही होगी ना, साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो मैक्सिमम फोर्स कहां पर है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कहां पर होती है, 90 डिग्री पर। मैं 90 डिग्री पर साइन थीटा की फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम, साइन थीटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा। तो आपको क्या समझ आया कि अगर करंट करिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर हम 90 डिग्री पर प्लेस करेंगे तो उस पर क्या लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी। एग्जांपल में देख लेते हैं, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा एक यही है, एक कंडक्टर है, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी कंडक्टर को हम क्या परपेंडिकुलर, एक इससे करंट फ्लो हो रहा है, एक परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया। तो हम अगर निकालेंगे फोर्स इक्वल टू, तो आई होता है, आई हमारा कितना 5 ही फ्लो कर रहा है, बी भी 5 है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ भी 5 है, ठीक है। उसके बाद साइन हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर 90। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, 125 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, एफ कितना हो गया 125 न्यूटन,
तो मैक्सिमम फोर्स क्या निकलेगी 125 न्यूटन, मिनिमम फोर्स क्या निकलेगी 0 न्यूटन। तो आपको क्या समझा कि अगर कोई करंट करिंग कंडक्टर है उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है। क्यों लगती है? ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड। एक कौन सी? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट करिंग कंडक्टर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच इंटरैक्शन होगा और एक फोर्स लगेगी। और वो फोर्स जीरो कब होगी? जब वो पैरेलली प्लेस्ड होगा। ज्यादा कब हो? जो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इतना समझ आया आपको? अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्सट टॉपिक में इस पे दे देते हैं जो हमने लिखाया। मैंने भी लिखा है कि व्हेन करंट करिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? जब पैरेलल प्लेस करते हैं तो फोर्स जीरो हो जाती है। समझ आ गया? अब फोर्स क्यों एक्ट करती है उसका रीजन। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इज बिकॉज ऑफ इंटरएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट करिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। समझा कि दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दोनों बीच के इंटरेक्शन होता है और उस पर फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, अब फार्मूला भी लिख दिया। आई बी एल साइन ए थीटा, दिस इज थीटा, नॉट एट द रेट, दिस इज थीटा। ठीक ठीक है, थीटा क्या होता है? देखिए एल क्या हो? लेंथ हो गया। आई क्या होगा? करंट फ्लोइंग कंडक्टर होगा। ये हमारा बी होता है, ये हमारा बी हो गया, एक्सटर्नल बी हो गया। ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब बी हमारा एल, इसके बीच के एंगल को ही बोलते हैं थीटा। ये हमारा थीटा हो गया, दिस इज एल। ठीक है, थीटा हो गया। अब समझते हैं जो हमारा फोर्स होगी, फोर्स किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स तीनों चीजों पर, बी पे भी डिपेंड करेगी, आई पे डिपेंड करेगी, एल पे डिपेंड करेगी और थीटा पे डिपेंड करेगी। अगर हम बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो हमारी फोर्स होगी बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। करंट जो कंडक्टर पर करंट फ्लो कर रहा है उसको इंक्रीज करेंगे तभी फोर्स इंक्रीज होगा। कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तभी फोर्स इंक्रीज होगा, और थीटा को भी चेंज कर इंक्रीज करेंगे तभी फोर्स इंक्रीज होगा। आपको समझ है? तो फोर्स डिपेंड ऑन, फोर्स किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो हमारे फोर्स भी रिवर्स हो जाती है। याद रखना, और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स। नहीं समझा? जैसे करंट ऊपर जा रही है तो हम मान लो करंट ऊपर जाए तो हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स क्लॉकवाइज लग रहा है। तो करंट को हम नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, हमारा फोर्स एंटी लग रही है, क्लॉकवाइज लगने लगेगी। अब समझे? ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है तो फोर्स मान लो एंटी क्लॉक लग रही है, इधर कर दिए तो क्लॉक लगेगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, इस इनमें दोनों में कोई एक रिवर्स करोगे तो हमारा फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए, और अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग ये भी बता दिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंगल बिटवीन, ये वाला देखना आपको। ठीक है, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया नहीं? तो आज आपका ये समाप्त हुआ, फर्स्ट लेक्चर समाप्त हुआ। तो हमने अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। जो इस पे फोर्स लगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स हमारा क्लॉकवाइज लग रही है कि एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, यही पढ़ेंगे कल। इसको पढ़ने के लिए हमें एक रूल, फ्लेमिंग ने एक रूल दिया तो उसे बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारा कल का टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग हियर।